नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। कल अपन ने एमए फाइनल के 7th पेपर के अंतर्गत पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत अपन इरावती कर्वे जी का सिंथेसिस ऑफ टेक्सचुअल एंड फील्ड व्यू के बारे में अपने अध्ययन किया था और उनके कुछ जो कृतियाँ थी उनको अपन ने देखा था। आज अपन उन्हीं के जो कि ग्रुप रिलेशंस एंड विलेज कम्युनिटी के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इनका एक बहुत बड़ा शोध कार्य था, वो किस प्रकार से इन्होंने संपादित किया। कर्वे और दामले दो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं। 1963 ने ग्रामीण समुदायों के समूह संबंधों, उनके जो समूह था उनके संबंधों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और उस अध्ययन में अपने पद्धति शास्त्रीय प्रयोग किए थे। नातेदारी, जाति और बसावट के आधार पर, अंतर व्यक्ति, अंतर समूह तथा बसावट के आधार पर उन्होंने संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार के तथ्यों का संकलन किया। पश्चिमी महाराष्ट्र में पूर्वी और पश्चिमी छोर पर स्थित ग्रामों का चयन किया गया था। इससे विभिन्न परिप्रेक्ष्य उपलब्ध हो गए थे। एक ग्राम वरकुटे पूर्वी सूखाग्रस्त पट्टी उत्तरी सतारा जिले में है ना, महाराष्ट्र का जो सतारा जिला था उसका एक विलेज लिया था आपने। दूसरा ग्राम अहूपे दक्कन के पठार के पश्चिम छोर पर स्थित था। तीसरा गांव पश्चिमी तट के मुहाने पर स्थित था। 21 जातियों के 343 व्यक्तियों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया। वादी को छोड़ दे तो अधिकांश लोग 2 पीढ़ियों से अधिक समय में गांव में रह रहे थे। उनकी शिक्षा बहुत कम थी। अस्पृश्यों तथा आदिवासियों की अपेक्षा कम शिक्षित थे। सभी ग्रामों में पारिवारिक संरचना लगभग एक जैसी थी। अधिकांश लोग चाहते थे कि उनकी संतानें अपने पारंपरिक व्यवसाय के साथ जुड़ी रहे। अधिकांश का व्यवसाय कृषि था। कुछ लोग सेवा में थे, कुछ लोग दस्तकार। जहाँ कहीं परिवर्तन की आकांक्षा थी तो लोग श्वेत वसन नौकरियों को अधिक पसंद करते थे या करना चाहते थे। अधिकांश गांवों में जमींदार और काश्तकार एक ही जाति के थे। यदि किसी को किसी काम के लिए उधार लेना पड़े तो वे अपनी जाति से बाहर उधार मांगने जाता थे। आर्थिक संबंधों पर निर्मित पारस्परिक अंतर्निर्भरता में लेखक जाति और नातेदारी की सीमाओं से परिचित थे। नियमानुसार किसी अवसर के भोजन पात्र नातेदारियों तक ही सीमित थे। मिलने पर एक कप चाय की भेंट मात्र नातेदारी और जाति के सदस्यों के बीच तक सीमित थी। कृषकों तथा व्यवसायियों द्वारा विवाह के अवसर पर भोजन के लिए सारा गांव आमंत्रित किया जाता था। अस्पृश्यों तथा सेवारत लोगों में ये आमंत्रण जाति सदस्यों तथा नातेदारी तक सीमित थे। शिक्षा, आयु, नगरों की समीपता और बाहरी दुनिया के साथ संपर्क इन संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालते थे। जहाँ तक अनुसूचित जातियों का प्रश्न था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनका कोई स्थान नहीं था। उनका उन्नति करना कठिन काम था। सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग के लिए इन जातियों को मनाही थी। ऐसा उनके ऊपर अस्पृश्यता के दाग के कारण था। ग्रामीण व्यवस्था की कार्यप्रणाली में उनकी भूमिका लगभग प्राय समाप्त थी, लेकिन उनकी भूमिकाओं को नकारा भी नहीं जा सकता था। उदाहरण के लिए उन्होंने कृषकों के मृत पशुओं के शवों को हटाना बंद कर दिया था। एक बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय इरावती कर्वे जी को देखने को मिला। लेखक ने स्वीकार किया कि ग्राम की अधिकांश गतिविधियां
नातेदारी समूह में ही सीमित थी। अंतर सामूहिक गतिविधियां जाति नियमों से प्रभावित थी। मनोवृत्तियां तथा जनमत भी जाति व्यवस्था द्वारा निर्धारित नियमों से प्रतिबंधित था। जो लोग अपने व्यवसाय के कारण अंतर्निर्भर थे, वे भी आपस में किसी विशेष प्रकार के संबंधों को स्थापित करने से प्रतिबंधित थे। बृहद सर्वेक्षण ने इन बिंदुओं को गंभीरता से प्रस्तुत करने में मदद की थी। द सोशल डायनेमिक्स ऑफ ग्रोइंग टाउन एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। कर्वे और राणा दिवे ने 1965 में सतारा जिले के फलटन में विकसित विकासशील छोटे शहर और उनके आसपास के परिवेश का अध्ययन किया था। इस अध्ययन में फलटन के आसपास 23 मील की परिधि में 23 गांव शामिल थे। यह अध्ययन भारत सरकार के योजना आयोग के शोध कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित था। इस परियोजना का सारा व्यय उसी समिति द्वारा दिया गया था। 1961 से 62 में तथ्य एकत्रित किए गए थे और 1962 में सारे तथ्यों को विश्लेषित किया गया था। इन सारे सर्वेक्षण के दो पक्ष थे। एक तो यह पता लगाना कि क्या हो रहा है और दूसरा कि व्यावहारिक रूप से क्या किया जा सकता है। पहले पक्ष से ये ज्ञात होता है कि छोटे शहर क्या है, उनकी स्थिति कैसी है और उनके आसपास के गांवों का उनके साथ क्या संबंध है। ये जानना आवश्यक भी था क्योंकि मानवशास्त्री उस समय दो प्रकार के समाजों का अध्ययन कर रहे थे। पहला नगरीय तथा ग्रामीण। इनमें दो प्रकार की सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थी। निश्चित रूप से नगर की अलग व्यवस्था थी और ग्रामीण की अलग व्यवस्था थी। एक दीर्घ तथा दूसरी लघु। यह आश्चर्यजनक था, किंतु जैसे इन दोनों के बीच कोई व्यवस्था भी नहीं हो। अध्ययन के अनुसार छोटे शहर दो विपरीत परिस्थितियां, एक और बड़ी जनसंख्या वाले तथा कथित सुसंस्कृत महानगर हैं, दूसरी ओर बिल्कुल कटे हुए अकेले गांव हैं जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। और बड़े शहरों के लोगों के लिए छोटे शहर पिछड़ी हुई जगह हैं जहां कोई भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध नहीं है। गांव के लिए यह उनका बिल्कुल उलट है। एक विशेष वर्ग के लिए छोटे शहर आकर्षण वाले थे। लेखकों ने इस दृष्टिकोण को सामने रखा। लेखकों के सोच और व्यवहार के इन प्रतिमानों का पता लगाने का प्रयत्न किया, उन प्रतिमानों का लगाने का प्रयत्न किया जो छोटे शहर तथा गांव, धर्म, शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित थे। संयुक्त परिवार के संबंध में नगर और ग्रामीण क्षेत्र के बीच कोई बहुत बड़ा भेद नहीं था। जोत के नए कानून और ग्राम और नगर दोनों ही में थे परिवारों का समान रूप से बंटवारा पैदा कर दिया था। जो नए लोग उन नगर में आ रहे थे वे आसपास के जिलों के नगरों जैसे पूना, सतारा और शाजापुर के लोग थे। 100 मील से अधिक दूर रहने वाले के लिए नगर कोई आकर्षण नहीं था, पर आसपास के शहरों के लिए यह जरूर आकर्षण था। चरित्र में नगर ग्रामीण सरीका था। नगर में भी अधिकांश लोगों के पास जमीन थी जिससे वे खुद जोतते थे या किराए के श्रमिकों से भी खेती कराई जाती थी। लेकिन कई कारणों से ये गांव से भिन्न हो गए थे। लोगों के पास मौजूद वस्तुओं से भी इसका पता लगता था। अवकाश के क्षण बिताने की प्रतिक्रिया में अंतर था। शिक्षा के कारण उनके व्यवहार के प्रतिमानों में भी अंतर आया था। विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय, बाजार, हाट, चीनी का कारखाना, चाय की दुकानों और अन्य सुविधाओं ने इनसे गांव से अलग कर दिया था। अध्ययन के दूसरे भाग को, जो कि आजकल आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने आपको बताया, ये अगर आप अपने गांव का भी कर देखेंगे तो आजकल वो शहर और गांव में थोड़ा सा अंतर गेप कम हुआ है, क्योंकि जो हमारा मोबिलाइजेशन है, हम आए दिन शहर की तरफ अग्रसर होते हैं। छोटी से छोटी चीज़ लाने के लिए शहर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उसके साथ शहर की संस्कृति को भी, जो अपन सामान चाहिए उसको तो खरीद कर लाते ही हैं, लेकिन उस सामान के साथ साथ हम
नगर की संस्कृति को भी अपने साथ ला रहे हैं। अब गांव उतने पिछड़े नहीं रहे थे जितने 20 वर्ष या 40 वर्ष पहले पिछड़े थे। आज गांव में आपको जब जाएंगे तो वहाँ भी आपको हर प्रकार का मार्केट किसी भी रूप में आपको विद्यमान दिखाई देगा। अब गांव में भी वो चाय की थड़ियाँ आपको दिखाई देगी जहाँ पर आम लोग बैठकर चाय पीते हैं, गपशप करते हैं और आज की जो छपी हुई न्यूज़ है उस पर डिस्कस करते हैं। और ये जो पहले था 40 वर्ष की जब अपन बातचीत करते हैं तो ये सब पहले अर्बन क्षेत्र का था, हमारे शहरों में गाँवों में नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इस जो रूरल अर्बन जो गैप था उसको कम किया और अब गाँव में परिवर्तन होने लगा। अध्ययन के दूसरे भाग में सरकार को वो सिफारिशें कर दी गई जिनमें नगर में संस्कृति के स्थान पर एक ऐसी सामाजिक यांत्रिकी की कल्पना की जा सकती है जिससे सरकार परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए एक नए प्रकार की योजना बनाना आवश्यक है। ये सोचना आवश्यक है कि जनसंख्या की दृष्टि से यह कितना बड़ा हो। दूसरा विचार है कि ग्रामों और नगर के बीच हर मौसम के अनुकूल सड़कों पर निर्माण कैसे किया जाए, सारी बसावट को नए प्रारूप में कैसे ढाला जाए जिससे केंद्रित सुविधाएं बनाई जा सके। यह भी सोचा गया कि शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन के केंद्रों को कैसे विकसित किया जाए, बाजारों व बैंकों की सुविधाएं कैसे बढ़ाई जाए। इसमें वर्तमान स्थितियों को बल मिलेगा, सुविधा मिलेगी और सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। ये सोचा गया कि ग्राम और नगरीय केंद्रों को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन सारे प्रारूप का सामाजिक और राजनीतिक विचारकों को दूसरों के एक दूसरे के साथ बैठकर विमर्श करना होगा। इस प्रारूप से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में नए मूल्यों और कर्तव्यों का विस्तार होगा। इसमें सरकार और जन दोनों को ही अपना योगदान देने के लिए मोटिवेट करने की आवश्यकता रहेगी। इससे समाजशास्त्रियों का विचार था कि भारत के अन्य भागों में भी ऐसे अध्ययन किए जाने चाहिए, क्योंकि इरावती कर्वे और राणा दिवे ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी द सोशल डायनेमिक्स ऑफ ग्रोइंग टाउन एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, क्योंकि उन्होंने एक पूरा जो टाउन लिया था और उस टाउन के जो एक 23 मील की परिधि में जो 23 गांव जो सम्मिलित थे, उन्होंने देखा कि किस प्रकार ये जो छोटे छोटे गांव हैं ये नगर के साथ जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर क्योंकि नगर में सारी सुविधाओं का एक उस समय तक सेंटर था जहाँ पर चिकित्सा, शिक्षा, आवासीय परिस्थिति और रोड्स, नालियाँ, पीने के पानी, फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें उन्होंने उस टाउन के अंतर्गत देखी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में न सड़कें थी, न आवास की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, न शिक्षा थी। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उन्होंने देखा कि ये जो गैप है, बहुत बड़ा गैप उन्होंने महसूस किया उस समय, और उन्होंने अपनी इस रिसर्च के अंतर्गत कहा कि इस प्रकार का अध्ययन करके लगभग सारे क्षेत्रों का, सारे जो टाउन्स हैं और जो रूरल क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। और हमें उन सबके साथ बैठकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हमारे जो टाउन के जो लोग हैं, हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं और जो हमारे योजना से जुड़े प्रमुख अधिकारी हैं और समाजशास्त्री हैं, वो सब मिलकर कुछ इस प्रकार की प्लानिंग करें, इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण करें ताकि उन गांवों का भी विकास हो सके। इस प्रकार उन्होंने अपनी पुस्तक के अंतर्गत इस विचार को बहुत अधिक स्पष्ट किया। कल अपन ये देखेंगे कि जो इरावती कर्वे जी की जो दूसरी पुस्तक थी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, उसके अंतर्गत उन्होंने मूल रूप से किन चीज़ों का विस्तार से लिखा और हमें वो किस प्रकार से हमें स्पष्ट करते हैं। धन्यवाद।